इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया की बात सुने तो वो पूरे टाइम यही बोल रहे होते हैं और मुझे ये ऑप्टिमिज्म बहुत पसंद है। लेकिन रियलिस्टिक हुए बिना ऑप्टिमिस्टिक होना थोड़ा डिल्यूजनल हो सकता है। अगर कोई बोले कि ग्लास आधा भरा हुआ है और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और कोई और बोले कि ग्लास आधा खाली है और मैं पेसिमिस्टिक हूँ, तो मैं बोलूंगा एक बार मुझे ग्लास देखने दो, क्या वो सही में आधा भरा है। और इसीलिए आज के एपिसोड में हम भाजपा एमपी जयंत सिन्हा जी के राज शमानी के साथ किए गए एक पॉडकास्ट को फैक्ट चेक करेंगे और जानेंगे कि उनका ऑप्टिमिज्म रियलिस्टिक है या नहीं। सबसे पहले आपको जयंत सिन्हा जी के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये यशवंत सिन्हा जी के बेटे हैं। यशवंत सिन्हा भी बीजेपी में रह चुके हैं, अभी वो तृणमूल कांग्रेस के पार्ट हैं। जयंत सिन्हा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी रह चुके हैं और करेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरपर्सन हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की बेहुदा बात। स्टार्ट करते हैं राज शमानी के पूछे गए उनके एक सवाल से। राज सवाल पूछते हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया इस वक्त एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया इस वक्त वेट कर रही है अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। जब कोविड हुआ था और चाइना ने खुद को शट कर लिया था तो पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हो गई थी। उसके बाद पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन ढूंढने लगी और वो ऑप्शन इंडिया की फॉर्म में निकला। और वो कहते हैं कि कुछ पेसिमिस्टिक लोगों का मानना है कि भले ही इंडिया यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो, फिर भी हमारा जो यूथ है वो इतना वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड नहीं है। तो इसलिए उन पेसिमिस्टिक लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए एक लॉस्ट डेकेड साबित हो सकता है, यानी कि हमारे जो जवान लोग हैं वो मिडिल एज के हो जाएंगे और उस प्रोसेस में उनका फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल रियलाइज नहीं होगा और ये 10 साल आने वाले जो हैं वो हमारे लिए एक लॉस्ट डेकेड बन सकते हैं, जैसा काफी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ हुआ था। मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ पे फोकस करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि काफी कंपनीज चाइना को इस वक्त छोड़ रही हैं, बट क्या वो सारी की सारी कंपनीज इंडिया आ रही हैं या इंडिया को सेकंड बेस्ट ऑप्शन मानती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट मिली है। बीसीजी जो अमेरिका की टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स में से एक है, उसने ये रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनीज का सर्वे किया था जो काफी हद तक चाइना में बेस्ड हैं और इस रिपोर्ट में उनको पता चला कि उनके सर्वे की गई 90% कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन का कुछ पार्ट चाइना से बाहर रिलोकेट किया है और उनमें से 55% अपने प्रोडक्शन को बाहर शिफ्ट करने की डिसीजन से बाद में सहमत भी फील करते हैं। तो क्लियरली चाइना से बाहर कंपनी शिफ्ट तो हो रही हैं, लेकिन ये शिफ्टिंग का प्रोसेस कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और रिस्क जुड़ा हुआ है, तो किसी भी कंपनी को शिफ्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जयंत जी का जवाब सुने। आइए उससे पहले इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कुछ फैक्टर्स को जान लें। आपके सामने जो आपको दिख रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक जनरल प्रोसेस है, शुरू से लेके एंड तक। कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहता है जो धरती में होता है या उगता है या नेचर में पाया जाता है, जैसे कि मेटल्स हो गए, लिथियम, कोबाल्ट जैसे, या फिर लकड़ी हो गई। इन रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है, उसका काम सप्लायर करता है। तो जैसे टेबल बनाने वाली फैक्ट्री को लकड़ी चाहिए तो एक लकड़ी का सप्लायर होगा जो ये रॉ मटेरियल्स कहीं से एक्वायर करेगा। ये जो एक्वायरिंग का काम होता है उसको लॉजिस्टिक्स देखता है। एक बार फैक्ट्री में कुछ बन जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है जो आगे दुकानों तक वो सामान पहुंचाते हैं और फिर वो दुकान से सामान लोग खरीदते हैं। ये एक बहुत सिंपल डायग्राम है। हालांकि आजकल मैन्युफैक्चरिंग भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट जगहों पे होती है। जैसे कि आईफोन डिजाइन यूएसए में होता है, उसके रॉ मटेरियल लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिले, चाइना जैसी कंट्रीज में मिलते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है और कुछ असेंबली अब इंडिया में भी होता है। तो इस तरीके से पूरा आईफोन बनने का प्रोसेस भी पूरे वर्ल्ड ओवर स्प्लिट हो चुका है। तो अब जब हम किसी भी इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझ चुके हैं, एक बार इस चार्ट को देखिए। इसमें हॉरिजॉन्टली धरती के 10 रीजन्स मेंशन्ड है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या की जा सकती है। इसमें आपको यूएस, कनाडा, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स दिखेंगे और वर्टिकली आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज दिख जाएंगी। जैसे एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एक इंजन्स और मैकेनिकल पावर की इंडस्ट्री है, एक मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री है, एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है एंड सो ऑन। इस चार्ट में बीसीजी ने हर रीजन को एक स्कोर दिया है हर इंडस्ट्री के लिए। अगर किसी रीजन को एक इंडस्ट्री में डार्क ग्रीन स्लैब मिला है, इसका मतलब वो रीजन उस इंडस्ट्री के सभी वैल्यू चेन्स में बहुत माहिर हासिल कर चुका है। अगर किसी रीजन को वो स्लैश लाइंस वाला डब्बा मिला है, इसका मतलब वो रीजन उस इंडस्ट्री में काफी हद तक माहिर हासिल कर चुका है, लेकिन सारे स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस में नहीं। और अगर कहीं पे ब्लैंक है या वाइट खाली डब्बा है, इसका मतलब अभी उन्होंने वहां पे उतनी एक्सपर्टीज हासिल नहीं करी है। क्योंकि हम सभी रीजन्स को चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में चाइना को एक सॉलिड डार्क ग्रीन की रेटिंग मिली है। तो बेसिकली इन 5 इंडस्ट्रीज में चाइना ने माहिर हासिल कर रखी है। उसके अलावा आपको देखिएगा कि जापान, साउथ कोरिया और वेस्टर्न यूरोप में मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस डार्क ग्रीन है
कुछ कुछ में स्लैश लाइन है, यानी कि वो सभी इन इंडस्ट्रीज में काफी अच्छे हैं। इंडिया में सिर्फ एक बॉक्स को डार्क ग्रीन रेटिंग मिली है, जो कि है इंजन और मैकेनिकल पावर वाली इंडस्ट्री। हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डिसेंटली परफॉर्म करते हैं और बाकी दो इंडस्ट्रीज में हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। इस मामले में साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे थाईलैंड और वियतनाम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में डार्क ग्रीन है और दो इंडस्ट्रीज में स्लैश लाइन है। उनके पास कोई भी व्हाइट बॉक्स नहीं है। मेक्सिको की सप्लाई चेन भी 4 इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वो पीछे हैं। तो क्लियरली इंडिया के पास कंपटीशन तो है। बीसीजी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इंजन और टरबाइन की प्रोडक्शन में रैपिडली डेवलप कर रहा है, ऑटोमोटिव असेंबली में मोरक्को राइज कर रहा है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम। लेकिन जहाँ पे फैक्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे वो बनाई तो जा सकती हैं। प्रोडक्शन का कैपेसिटी तो कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। यही तो पॉइंट है चाइना से कहीं और रिलोकेट करने का। तो रिलोकेशन का चॉइस सिर्फ जो एग्जिस्ट करता इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पे तो नहीं लिया जाएगा, और भी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। आइए एक और जानते हैं। ये वाला ग्राफ अमेरिकन मार्केट्स के बारे में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चर कराती हैं वो अमेरिकन मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स में बिकता है। इसलिए अमेरिकन कंपनीज को ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि सामान जहां पे भी बन रहा है वहां पे बन के आने के बाद उसका कॉस्ट अमेरिका की मार्केट में कितना होगा। हो सकता है किसी देश की बिजली बहुत महंगी हो, किसी देश का लेबर बहुत महंगा हो सकता है किसी देश में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो कि वहां से एक जगह से दूसरी जगह सामान करने में बहुत खर्चा आ जाता हो। तो कहीं पे भी कुछ मैन्युफैक्चर करते वक्त इन सारे कॉस्ट का टोटल भी देखा जाता है, और जिस देश में आप सबसे सस्ते में चीजें बना सकते हैं उस देश में बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल साबित होता है। अगर आपको पिछला ग्राफ याद हो तो वेस्टर्न यूरोप, यूएस और कनाडा इनकी सारी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी पकड़ थी। लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, सेम चीज बनाने का कॉस्ट इंडिया में लगभग 15% कम है, और ये चाइना की भी एक वीकनेस है, क्योंकि सेम चीज चाइना में बनाने की कॉस्ट अमेरिका से सिर्फ 4% कम है। यही प्रॉब्लम साउथ कोरिया और जापान के साथ भी है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंडिया की स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन इसमें काफी कंपटीशन भी है। जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी ये रेट काफी कम है, लेकिन इस रेस की असली विजेता साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जहां पे ये टोटल लैंडेड कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। आप देख सकते हैं कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और इवन जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, टर्की और मोरक्को, वहां पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस काफी कम है। और अगर आपको मेरा पिछला स्लाइड याद हो तो इंडस्ट्री पे जो इन कंट्रीज की पकड़ है वो भी काफी स्ट्रांग है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी एग्जिस्ट करता है, जिसको पुल ऑफ करना इतना आसान काम नहीं होता। हालांकि इंडिया की पोजीशन चाइना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया से बेटर है, फिर भी हमें एक तगड़ा कंपटीशन मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन सप्लाई चेन पे पकड़ और चीजें बनाने और ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन कंपनीज को कंसिडर करने पड़ते हैं। उनमें से एक बड़ा फैक्टर जो इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए दोनों का कंज्यूमर क्लास भी बहुत बड़ा है। यानी कि हमारे देश की काफी आबादी जो है वो चीजें कंज्यूम करता है, चीजें खरीदता है, और इस मामले में थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज पीछे हैं। तो हमारे पास ये एडवांटेज जरूर है, लेकिन कंपनीज को एक और फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है। एक बार इन मैप्स पे नजर डालिए। मोरक्को और टर्की, ये दोनों कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप के बहुत क्लोज हैं। एट द सेम टाइम राइट में आप देख सकते हैं कि मेक्सिको अमेरिका के बहुत क्लोज है। इस वजह से इन कंट्रीज में जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वो यूरोप और यूएस की मार्केट तक पहुंचाने का काम बहुत आसान हो जाता है। इस मामले में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो यूरोप और यूएस दोनों से बहुत दूर हैं। और इस मामले में यूएस और यूरोप के ज्योग्राफिकली क्लोजर होने के कारण इंडिया और चाइना को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। इस फैक्टर को लीड टाइम बोला जाता है। लीड टाइम वो समय है जो किसी भी प्रोडक्ट को लगता है एक प्रोडक्शन साइकिल के शुरू से एंड तक जाने में। यानी कि अमेरिका में बैठी कंपनी ने चाइना की एक फैक्ट्री को कुछ सामान बनाने को बोला, उसको बोले जाने के बाद से लेकर उनके पास वो सामान आ जाने तक का जो टाइम है उसे लीड टाइम कहा जाता है। चाइना का लीड टाइम काफी हाई है, मैन्युफैक्चरर्स को अक्सर ये कंप्लेन रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद आइए जानते हैं पिछले 5 साल में चाइना से कितनी कंपनीज बाहर निकली हैं और वो वर्ल्ड की किन किन कंट्रीज में गई हैं। एक टाइम पे दुनिया की हर चीज चाइना में मैन्युफैक्चर की जाती थी, लेकिन फिर चाइना और यूएस इकोनॉमिकली इतने कॉम्पिटिटिव हो गए कि यूएस ने चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए, और उसके अराउंड कोविड भी हो गया। इस वजह से सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और सारी कंपनीज बाहर जाने के रीजन ढूंढने लगी। उस समय के बाद से हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और टॉयज और गेम्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आपको पिछले कुछ ग्राफिक्स देख के समझ ही गया होगा, इस मामले में हम साउथ ईस्ट एशिया से थोड़ा पीछे। कंट्रीज लाइक थाईलैंड और वियतनाम ये प्रोडक्शन लेने में हमसे थोड़ा आगे हैं। हालांकि इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही शिफ्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया नेक्स्ट चाइना बनने वाला है, ये चीज बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ली जा सकती।
हमारे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आफ्टर राज ने कहा कि इंडिया सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जो कि पॉसिबल है एज यू सॉ, बट इट्स नॉट ट्रू राइट नाउ। राज कहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो शायद वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड नहीं हो। एंड आई एम श्योर वो ये चीज चाइना के कंपैरिजन में कह रहे हैं। एक टाइम पे चाइना का यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हुआ करता था, जो कि अब एज कर रहा है, और अब सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया के पास। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा होने से हेल्प नहीं होता है। चाइना अपने पास मैन्युफैक्चरिंग इसलिए अट्रैक्ट कर पाया था क्योंकि उनके पास एक एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी वर्क फोर्स था। हमें ये तो पता है कि चाइना हमसे टेक्नोलॉजिकली 20-30 साल आगे है, लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो ये चीज 1970s से ट्रू रही है, जो कि लगभग वही टाइम था जब चाइना में सारा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड से आना शुरू हुआ था। मिस्टर नितिन कुमार भारती और डॉक्टर ली यांग की एक स्टडी है, ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन इन इंडिया एंड चाइना इन द 20th सेंचुरी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो पिछले 120 साल में हुआ है चाइना और इंडिया में, उसको वो कंपेयर करते हैं। इसमें वो मॉडर्न एजुकेशन कैसे ग्रो हुआ है इन दोनों कंट्रीज में वो कंपेयर करते हैं, और उस एजुकेशन ग्रोथ के जो आउटकम्स दोनों कंट्रीज को देखने को मिले हैं उस पर भी वो बात करते हैं। तो उसी स्टडी से मैंने कुछ ग्राफ्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस स्टडी में उन्होंने पहली चीज जो पाई वो ये थी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज प्राइमरी स्कूल्स गया है, यानी कि नेट एनरोलमेंट रेट, वो चाइना का इंडिया से काफी ज्यादा रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे 1960 से ही चाइना का इंडिया पे एक लीड रहा है, जो 2010 के बाद कन्वर्ज होना शुरू हुआ है। इस गैप का एक रीजन ये है कि प्राइमरी एजुकेशन चाइना में 1986 से कंपलसरी रहा है, और ऐसा ही एक लॉ इंडिया में पास हुआ था राइट टू एजुकेशन की फॉर्म में, लेकिन वो यूपीए 2 के टाइम 2010 में पास हुआ था। सैडली इंडिया में राइट टू एजुकेशन काफी हद तक पेपर पे ही है। सारे प्राइवेट स्कूल्स को राइट टू एजुकेशन के हिसाब से एक सेक्शन ऑफ देयर क्लास को रिजर्व करना पड़ता है गरीब बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम स्कूल फॉलो करते हैं। लो एनरोलमेंट रेट होने का एक और रीजन इंडिया में पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की है, जिसकी वजह से जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को पढ़ाना इतना जरूरी नहीं समझते। इसका असर आपको वर्कफोर्स में भी दिख जाता है, जिसमें चाइना का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कुछ 70% है, जबकि इंडिया में ये नंबर कुछ 25% के आसपास है। यांग और भारती ने यह भी पाया कि वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में भी चाइना इंडिया से काफी आगे है। इनफैक्ट चाइना के स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको फैक्ट्रीज में काम आने वाली कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ज्यादा होता है एकेडमिक नॉलेज से। इंडिया के बोर्ड एग्जाम जैसे चाइना में भी एक नेशनल एग्जाम होता है, और इस एग्जाम में जो टॉप 50% स्कोर करते हैं उन्हें हायर एजुकेशन जाने का मौका मिलता है, और जो बॉटम 50% होते हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के कॉलेजेस भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई स्किल्स सिखाई जाती है। ये बिल्कुल भी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट ये सिस्टम इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो भी वोकेशनल स्कूल जाते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब्स मिलते हैं जो जनरली कम पे देते हैं, लेकिन इससे चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इक्विप्ड वर्कफोर्स बनाने में जरूर हेल्प हुई थी, तो इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब हमारे ग्रेजुएट्स कंपेयर करते हैं। चाइना इंडिया से काफी ज्यादा हायर परसेंटेज में इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। इन ग्राफ्स में जो ग्रे एरिया है वो इंजीनियरिंग डिग्रीज का है। इंडिया ज्यादा ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, और हर तरह का स्टडी, एकेडेमिया और ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके साथ ये सारा स्टडी भी सिर्फ इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क करके ये फैक्ट्स फिगर किए हैं, लेकिन हमें एक हेल्दी बैलेंस की जरूरत होती है, और एक इंडस्ट्रियलाइज सुपर पावर बनने के लिए क्वालिटी इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 10 में चाइना का 1 है, टॉप 30 में उनके 4 हैं, और इंडिया के IITs टॉप 30 to 50 की रेंज में आना शो अप करते हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी बहुत कम्पिटिटिव होने की जरूरत है, नॉट जस्ट विद चाइना बट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, और उनको अफोर्डेबल होने की भी जरूरत है ताकि ज्यादा लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा सकें, जिसके लिए एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को चेक में रखने की बहुत जरूरत है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं जयंत सिन्हा जी ने इस लोडेड क्वेश्चन का क्या जवाब दिया। जयंत जी कहते हैं कि इंडिया का अमृतकाल अब आ चुका है। पिछले 20 सालों में हम 0.7 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं, और अगले 20 सालों में हम 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर की ग्रोथ देखने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम यूथ कैपिटल हैं वर्ल्ड के। दुनिया में डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, हर किसी को यूथ की जरूरत है, हार्ड वर्किंग लोगों की जरूरत है, और इंडिया के पास वो है। वो अपने आंसर में ऊपर नीचे से सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, तो उनके आंसर से मुझे कुछ भी अगर लेना होगा तो मैं ये लूंगा कि नंबर 1, वो हमारी ग्रोथ को ग्रांटेड ले रहे हैं। नंबर 2, एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव होने की जगह वो एक नेता जैसे बात कर रहे हैं, जो कि इस पॉडकास्ट का पॉइंट नहीं है। नंबर 3, वो हमारी यूथ पॉपुलेशन की ज्यादा क्वांटिटी होने को ही एक ताकत मान लेते हैं, जो कि एज हमने पिछली स्लाइड्स में देखा नेसेसरीली बिल्कुल भी ट्रू नहीं। अगर हमें इंडिया में प्रोडक्शन जॉब्स बढ़ाने हैं तो हमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से कम्पीट कर सकें। किसी भी कंट्री का यूथ कितना प्रोडक्टिव है उसे मेजर करने का एक इंडेक्स होता है जिसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बोला जाता है।
ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश के वर्कर की स्किल्स और एबिलिटीज की इकोनॉमिक वैल्यू दिखाता है। अगर आप बाकी के साउथ ईस्ट एशिया से कंपेयर करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 116 है, वियतनाम की 38 है, थाईलैंड की 63 है और फिलीपींस की 103 है, चाइना की 45 है और मेक्सिको की 61 है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हम काफ़ी पीछे हैं, यानी कि हमारे वर्कर्स अभी इतने स्किल्ड नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का डेवलपमेंट से कोई भी कोरिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा क्लोजर हिट होम करेगा। यह हमारे देश का मैप है जहाँ पे हर स्टेट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा गया है। जिन स्टेट्स का हाईएस्ट है वो उतने ज़्यादा डार्क ग्रीन है और जिन स्टेट्स का लोएस्ट है वो उतने ज़्यादा डार्क येलो है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे स्टेट्स का मैप बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमी। जिन भी स्टेट्स का डार्क ब्लू है उनका जीडीपी पर कैपिटा उतना ही ज्यादा है और जिन स्टेट्स का जितना लाइटर कलर है उतना ही उनका कम है। आपको दोनों फैक्टर्स में कोरिलेशन साफ साफ दिख रहा होगा। यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है लेकिन उसका जीडीपी पर कैपिटा इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ बहुत सारे लोग होना काफी नहीं है, उन लोगों का स्किल्ड होना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने यूथ को सही टाइम पे स्किल नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में वो एक एजिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हम अपने यूथ का प्रोडक्टिव पोटेंशियल ही लूज नहीं करेंगे, बल्कि यही यूथ जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसका ध्यान रखने के लिए भी रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। हमें जरूरत है अफोर्डेबल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की और एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम की, ताकि हम एक वेल स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स क्रिएट कर सकें। और प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम मुझे दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम कीमती समय लूज कर रहे हैं। हमने पॉडकास्ट के एक क्वेश्चन को तो एड्रेस कर लिया है, बट वी क्लियरली रन आउट ऑफ टाइम, सो क्लियरली वी नीड अ पार्ट 2। तो कैसी लगी आपको आज की बेहुदा बात? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, अपना पॉइंट रखें, अपने फैक्ट्स रखें, अपने लिंक्स रखें और मैं उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेहुदा बात से जुड़ने के और भी कई तरीके हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे बेहुदा।